नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। चैप्टर नंबर 1 में हम लोग ज्योग्राफी के थर्ड सेमेस्टर में क्या समझेंगे। क्योंकि जब आप बीए के थर्ड सेमेस्टर में होते हैं और ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट होता है, यानी कि भूगोल आपका सब्जेक्ट होता है, तो आपको पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में जानना होता है। यानी कि बेसिकली अगर बोलें तो पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन ये आपके पेपर का नाम है। इसमें यानी कि इसका सिलेबस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये आपको पढ़ना होता है। चैप्टर नंबर 1 की बात की तो इसमें आपको पर्यावरण के बारे में जानना होगा। अब पर्यावरण में क्या क्या पढ़ना है, वैसे चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपको पढ़ना क्या क्या है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। चैप्टर नंबर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 से बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं कुछ, उनके बारे में बताऊंगा। चैप्टर नंबर 1 बेसिकली हम चर्चा करेंगे, ये न्यू बैच है 2025, 26, 27, 28 सभी के लिए। तो जो छात्राएं एक प्रकार से जो है अभी एडमिशन लिए हैं 2024 में, 25 तक उनकी परीक्षाएं होंगी, नवंबर दिसंबर से परीक्षाएं प्रारंभ है, तो उनके लिए यही कोर्स है। उसके बाद में फिर 25, 26, 27, 28 इन सभी के लिए कोर्स यही होगा। तो बदलने वाला सिलेबस है नहीं आपका। तो जियोग्राफी में एक प्रकार से आपको क्या पढ़ना होता है, आप पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के बारे में जानना होता है। इसका सिलेबस डिस्कशन मैंने विस्तार से किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लें, ठीक है। चले, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 के बारे में जानेंगे। चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ना क्या है। चैप्टर नंबर 1 की जब आप बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 1 में आपको पर्यावरण के बारे में जानना है कि पर्यावरण है क्या, पर्यावरण की संकल्पनाओं के बारे में समझना है और पर्यावरण के जो विभिन्न तत्व हैं उन तत्वों के बारे में हमको जानना है, ठीक है। बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही एक प्रकार से सरल भाषा में आपको जियोग्राफी समझाने का मैं प्रयास करूंगा। तो आप ये मत सोचेंगे कि हमको जियोग्राफी एक प्रकार से जो है नहीं आती अभी तक तो हम नहीं समझ पाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान विधि और आसान मेथड का प्रयोग करते हुए मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट की वीडियो शुक्ला स्टडी पॉइंट पर लगातार होती रहती है। चैप्टर वाइज वीडियो और इसके अलावा महामैराथन क्लास, महासंग्राम रिवीजन क्लास, ऐसे कई क्लासेस आपको लगातार मिलती रहती हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। पर्यावरण की अगर बात की, यानी इन्वायरमेंट के बारे में हम जानेंगे। पर्यावरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। संकल्पनाओं को कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं। कॉन्सेप्ट्स में बेसिकली आपकी मीनिंग एंड डेफिनेशंस दोनों इंक्लूड होती है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशंस समझेंगे पर्यावरण की, और उसके अलावा कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, पर्यावरण के विषय क्षेत्र के बारे में समझेंगे, पर्यावरण में क्या क्या अध्ययन हम करते हैं इसके बारे में भी आपको जानने का प्रयास, मतलब कि मैं बताने का प्रयास करूंगा बहुत ही बारीकी के साथ। चीज़ों को बहुत ही अस्थिर तरीके से, सीरियल से चैप्टर नंबर 1 को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में फिर मैं क्वेश्चंस भी लगाऊंगा जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में वो प्रश्न पिछले वर्ष कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखें, बात करें पर्यावरण की, तो पर्यावरण क्या है, मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यानी पर्यावरण की बात करें तो ये मानव भूगोल से रिलेटेड एक शाखा है। पर्यावरण का अर्थ होता है उस क्षेत्र से जो किसी वस्तु या किसी स्थान को समीप से घेरते हुए प्रभावित भी करता है। यानी किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को उसके चारों तरफ समीप से घेरे हुए है, मतलब उसके एकदम से बगल अगल उसको घेरे हुए। जैसे कि मैं खड़ा हूँ, हमारे चारों तरफ क्या है, पर्यावरण जो हमारे चारों तरफ हमको घेरे हुए है, जो हमको प्रभावित करता है। जैसे हमारे चारों तरफ जो हवाएं हैं, इन्वायरमेंट है, वो एक प्रकार से, जैसे ठंडी का माहौल होता तो हमारे एक प्रकार से बदन में या शरीर में हमको ठंडी लगती है। ऐसे गर्मी का माहौल होता तो गर्मी लगती है। ऐसे ही बरसात की मामला होता तो जब पानी बरसता तो हमारे ऊपर पड़ता है। यानी कि कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे जो प्रभावकारी हैं वो एक प्रकार से हमको प्रभावित करती हैं, मनुष्य को प्रभावित करती हैं, या जीव को प्रभावित करती हैं, वस्तुओं को प्रभावित करती हैं। मतलब कहने का ये है कि पर्यावरण एक प्रकार से परि प्लस आवरण, परि माने होता है परितः, आवरण माने होता है ढके हुए। यानी जो मनुष्य को चारों तरफ से ढके हुए है और प्रभावित भी करती है, वही एक प्रकार से पर्यावरण होती है। पर्यावरण प्रभावकारी दशाओं का एक योग होता है जो हमको प्रभावित करता है और हमसे प्रभावित भी होता है। यानी कि मनुष्य के द्वारा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, मतलब मनुष्य पर्यावरण को प्रभावित भी करता है और मनुष्य प्रभावित भी होता है पर्यावरण से। दोनों एक प्रकार से एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, ठीक है। एक दूसरे का अन्योन्याश्रित का संबंध है। यानी पर्यावरण मनुष्य को प्रभावित करता है और मनुष्य पर्यावरण को प्रभावित करता है। इस तरीके से एक प्रकार से सिस्टम चलता रहता है। क्लियर, ये समझ में आ गई चीजें। तो मानव भूगोल की एक पहलू है पर्यावरण। पर्यावरण का अर्थ क्या है, उस क्षेत्र से जो किसी वस्तु या स्थान को समीप से घेरते हुए उस वस्तु या उस स्थान को प्रभावित करता है।
या करता हो। पर्यावरण तथा वातावरण दोनों समानार्थी शब्द है, चाहे आप वातावरण बोले यानी इन्वायरमेंट, चाहे पर्यावरण बोले, ठीक है, बात एक ही है। अतः किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है, चाहे वातावरण के बारे में आपसे पूछे, चाहे पर्यावरण के बारे में पूछे, दोनों का मतलब एक ही होता है। पर्यावरण जो है अंग्रेजी के इन्वायरमेंट शब्द का हिंदी रूपांतर है, यानी कि हिंदी में एक प्रकार से इसको रूपांतरित किया गया है इन्वायरमेंट को पर्यावरण के नाम से, ठीक है। इसमें जो है इन्वायरेंस मतलब कि दो शब्दों से मिलकर के बना है, इन्वायरोन और मेंट, यानी मतलब कि इन्वायरोन मतलब होता है घेरना, ठीक है, और मेंट का मतलब होता है चतुर्दिश यानी चारों तरफ से, ठीक है। यानी जैसे कि परिमाने होता है घेरना या परिमाने होता है घेरना, और एक प्रकार से आवरण का मतलब क्या होता है, आवरण का मतलब होता है चौतरफा, ठीक है, यानी चौतरफा घेरना ही पर्यावरण होता है, ऐसा आप इसका मतलब लगा सकते हैं। तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, परिधन आवरण, अर्थात जिसमें या जिससे संपूर्ण जगत घिरा हुआ है वही पर्यावरण है। साधारण शब्दों में कहें तो पर्यावरण उन सभी तथ्यों यानी फैक्ट एवं दशाओं यानी सिचुएशंस, यानी एक ऐसी सिचुएशंस या ऐसे फैक्ट, ऐसे तथ्य को हम पर्यावरण कहते हैं जो किसी स्थान यानी आवास, स्थान का तात्पर्य आवास से है, किसी स्थान या आवास या वस्तु को घेरे हुए होते हैं, यानी वस्तु को, स्थान को घेरे हुए होते हैं, ऐसे तथ्य, ऐसी दशाओं को हम पर्यावरण कहते हैं। और उस जो तथ्य या दशाएं होती हैं जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए हैं किसी स्थान या वस्तु को, उनको एक प्रकार से प्रभावित भी करती हैं, वही एक प्रकार से पर्यावरण होते हैं। क्लियर? दूसरे शब्दों में इसी अर्थ को समझें, पर्यावरण अर्थात भौतिक पर्यावरण में वे सभी दशाएं, तथ्य एवं प्रभाव, तीन चीज़ें, सभी दशाएं यानी कि जो सिचुएशंस होती हैं वो, तथ्य यानी फैक्ट जो होते हैं, जो एकदम सत्य चीज़ें होती है वो, प्रभाव माने इम्पैक्ट, तो यानी कि सभी दशाएं, तथ्य और जो प्रभाव होते हैं सम्मिलित होते हैं, जिनकी उपस्थिति पृथ्वी पर मानव के ना होने पर भी बनी रहेगी। यानी मनुष्य अगर पृथ्वी पर नहीं है तो भी पर्यावरण रहेगा, ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य के होने से ही डिपेंड करता कि मनुष्य है इसीलिए पर्यावरण है, ऐसा नहीं है। मनुष्य नहीं भी रहेगा तो भी पर्यावरण रहेगा, लेकिन अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो मनुष्य नहीं रहेगा, या पर्यावरण ने जिस दिन चाह लिया कि एक प्रकार से मनुष्य को नहीं रहना है, उस दिन पर्यावरण एक प्रकार से क्या कर देगी, मनुष्य का मतलब कि क्या कर देगी, निरसन कर देगी, इलिमिनेशन कर देगी, अंग्रेजी में शब्द चलता है, ठीक है। तो ऐसा समझने का प्रयास करें। तो एक प्रकार से ये होता है परिधन आवरण यानी कि पर्यावरण। इसके बाद में हम पर्यावरण की कुछ परिभाषाओं को समझेंगे। देखिए, पर्यावरण की परिभाषा की अगर हम बात करें, बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही छोटा चैप्टर आपका है, ज़्यादा लंबा नहीं है, ज़्यादा मैं खींचने का प्रयास भी नहीं करूंगा। मैं चाहूँ तो इसको 2 घंटे में आपको पढ़ाऊँ, 2 घंटे तक मैं इस पर बोल सकता हूँ पर्यावरण पर, लेकिन चूंकि आप बीए कर रहे हैं इसीलिए मैं आपको उन फैक्टर्स की तरफ ले जाऊंगा जो कि एक प्रकार से आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ज़्यादा मैं आपको अगर बढ़ा चढ़ा करके बताऊंगा तो यूपीएससी लेवल से भी ऊपर हो जाएगा वो, ठीक है। यानी एमए या जब आप टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ते हैं उस दौरान ऐसी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। हालांकि अगर ये भी पढ़ रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी परीक्षा के लिए और अन्य परीक्षाओं के लिए। एक चीज़ मैं यहाँ पर और आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको जैसे ये 3rd सेमेस्टर का आप पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1, ऐसे ही चैप्टर 2, 3, 4, 5 ये सब यूट्यूब पर भी आपको मिलती रहेगी, लेकिन हिंदी का कोर्स लॉन्च किया गया है। हिंदी के कोर्स लेने का ये फ़ायदा होगा कि अगर मान लेते हैं आपका जियोग्राफी भी सब्जेक्ट है तो इसका भी जो जैसे चैप्टर नंबर 1 की क्लास हो रही है तो इसका जो PDF नोट्स होगा आपका, ये भी आपको इसी हिंदी वाले ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है या नहीं भी है तो भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोर्स की प्राइस ज़्यादा मैंने रखी नहीं है, मात्र 100 रुपये में एक प्रकार से हिंदी का संपूर्ण कोर्स लॉन्च किया गया है बीए 3rd सेमेस्टर का, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा आपको, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स, कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं, जैसे 3-4 क्लास हो चुकी है और क्लासेस अभी लगातार होती हैं, मतलब होंगी, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, इसके अलावा PDF नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। PDF नोट्स के साथ साथ आपको क्या मिलेंगे, जो है रिवीजन क्लास आपको मिलेगी आने वाले समय परीक्षा के समय में। इसके अलावा विभिन्न विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर जो होंगे वो भी मिलेंगे आपको। इसके अलावा आपको एक प्रकार से जो मैराथन क्लासेस होती हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगी, और परीक्षा के अंतिम समय में आपका टेस्ट भी लगाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कई चीज़ें आपके लिए विधिवत तरीके से करी जाएंगी। तो शुक्ला स्टडी पॉइंट से आप डायरेक्ट जुड़ पाएंगे, आप डायरेक्ट हमसे जुड़ पाएंगे, क्योंकि हमारा नंबर है, इसी पर आपको SMS करना। कोर्स कैसे लेना है, आप SMS करें 91 61
936062, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर आपको एसएमएस करना है और जैसे ही आप एसएमएस करेंगे क्या करेंगे कि सर जी हमको हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर का कोर्स चाहिए, तो आपके लिए एक प्रकार से एक स्कैनर मैं सेंड करूंगा, उसी पर मात्र आपको 100 रुपीज़ सेंड करने होंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और उसका स्क्रीनशॉट जो आप भेजेंगे उसका सेंड कर देना है। आप ग्रुप पर जैसे ही एसएमएस करेंगे कि सर जी हमको हिंदी साहित्य कोर्स लेना है, तो मैं आपको बता दूंगा कि एक प्रकार से क्या होगा। तो इसमें ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अब ये बार बार मैं वहाँ नहीं बताऊंगा क्या क्या मिलेगा आपको, तो हिंदी साहित्य की कोर्सेस आपको मिलेंगे, तो आप सभी लोग कोर्स जरूर लें, ठीक है। चूंकि कोर्स लेंगे तो आने वाले समय में आप हमसे जुड़ पाएंगे, आप 4th सेमेस्टर में जाएंगे, 5th सेमेस्टर में जाएंगे, 6th सेमेस्टर में जाएंगे। इसके अलावा एक फायदा कोर्स लेने का ये भी होगा, चूंकि 3rd सेमेस्टर में जब आप होते हैं तो एक सब्जेक्ट आपका को करिकुलर का पढ़ना होता है। को करिकुलर का मतलब क्या होता है? को करिकुलर का मतलब होता है भैया अनिवार्य प्रश्न पत्र, यानी इसमें आपको पढ़ना है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में, यानी कि ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज ये आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है। ऑब्जेक्टिव टाइप के 100 क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक प्रकार से पेपर पास करना अनिवार्य ही होता है, मतलब अनिवार्य है, हमेशा आपको एक प्रकार से ये पेपर देना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि आपका फायदा होगा। ह्यूमन वैल्यूड एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज का भी PDF आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। अदर सब्जेक्ट जो भी आपके हैं मेजर माइनर के, उनके भी PDF आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे ग्रुप में, अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपको मेरे हिसाब से ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। आपके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप डायरेक्ट हमसे जुड़ पाएंगे और इसके साथ ही साथ आप विधिवत तरीके से अपनी तैयारी एक प्रकार से कर पाएंगे और बीए के क्षेत्र में क्रांति ला पाएंगे। धन्यवाद। अगर आप कोर्स लेना चाहें तुरंत एसएमएस करें, ठीक है। चलें अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि पर्यावरण का परिभाषा क्या है। परिधन आवरण यानी डेफिनेशंस ऑफ इन्वायरमेंट। वेबस्टर एक शब्दकोश है, शब्दकोश माने होता है डिक्शनरी, यानी वेबस्टर नाम की एक डिक्शनरी है। उस डिक्शनरी में पर्यावरण की परिभाषा या पर्यावरण शब्द या इन्वायरमेंट शब्द की एक प्रकार से डेफिनेशन लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा है कि पर्यावरण से आशय उन परिवर्ती परिस्थितियों से, परिवर्ती मतलब बदलती हुई परिस्थितियों से है या प्रभावों से है या शक्तियों से है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक दशाओं के समूहों के रूप में, जैसे कि रीति रिवाज के रूप में, भाषा, कानून, धर्म तथा आर्थिक और राजनीतिक संगठन के रूप में किसी व्यक्ति अथवा समुदाय के जीवन को प्रभावित करती हैं। चाहे रीति रिवाज के रूप में, भाषा, कानून, धर्म या आर्थिक राजनीतिक संगठन, इन सभी के रूप में कहीं ना कहीं पे सांस्कृतिक दशाओं के समूहों के रूप में, सामाजिक सांस्कृतिक दशाओं के समूहों के रूप में एक प्रकार से जो एक प्रकार से परिवर्ती परिस्थितियाँ होती हैं, प्रभाव होते हैं, शक्तियाँ होती हैं, वो एक प्रकार से प्रभावित करती हैं, वही एक प्रकार से पर्यावरण होता है। ऐसा वेबस्टर शब्दकोश में लिखा है। एजी टांसले नाम के बड़े ज़बरदस्त विद्वान हैं, ये भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने पर्यावरण की परिभाषा को देते हुए कहा कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग, क्या प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग। एजी टांसले की ये परिभाषा बड़ी फेमस है, परीक्षा में 100% परीक्षा में प्रश्न आता है। तो प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिनमें जीव रहते हैं पर्यावरण कहलाता है। क्या? प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिनमें जीव रहते हैं वो पर्यावरण कहलाता है। अगली परिभाषा ही अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं डॉक्टर डेविस। डॉक्टर डेविस कहते हैं कि मनुष्य के संदर्भ में, क्या मनुष्य के संदर्भ में मानव भूगोल से अर्थ भूमि या मानव के चारों ओर फैले उन सभी भौतिक स्वरूपों से है जिनका उनकी आदतों एवं कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। कुल मिलाकर के ये परिभाषा अमेरिकी भूगोलवेत्ता डेविस ने दी। इसके बाद में जर्मनी के एक भूगोलवेत्ता हैं, उनका नाम है ए फिटिंग। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा पर्यावरण की परिभाषा को देते हुए कि जीवन की परिस्थिति के समस्त तथ्य मिलकर के, जो जीने के लिए जो सिचुएशंस होती है, जीने की जो परिस्थिति होती है, जीवन जीने की परिस्थिति, सिचुएशन, वो सब समस्त तथ्य मिल करके उससे जीवन से संबंधित या जीवन की परिस्थिति से रिलेटेड जो तथ्य होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, वो सब आपस में मिल करके पर्यावरण कहलाते हैं, पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से इसी भांति अमेरिकी के मानव शास्त्री हैं डॉक्टर हर्ष कोबिड्स, बड़ा फेमस नाम है। हर्ष कोबिड्स का डॉक्टर है, मतलब PhD धारक भी हैं और बहुत विद्वान आदमी थे। हर्ष कोबिड्स कहते हैं कि पर्यावरण उन सभी बाहरी दशाओं का और प्रभावों का योग है जो किसी प्राणी के विकास या किसी प्राणी की क्रियाओं को क्या करता है, इफेक्टिव करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये होती है परिभाषा। वर्तमान में पर्यावरण शब्द के उपयोग के साथ साथ पारिस्थितिकी विद्वानों यानी कि इकोलॉजिस्ट के द्वारा आवास या परिस्थान यानी कि हैबिटेट अथवा निवास यानी जिसको आप मेली बोलते हैं, उन शब्दों का प्रयोग भी किया जाने लगा है पर्यावरण के स्थान पर। ठीक है, पार्क एक विद्वान है, इन्होंने कहा कि वातावरण यानी कि पर्यावरण का अर्थ उन दशाओं के योग से होता है जो मनुष्य को निश्चित समय में निश्चित स्थान पर आवृत या घेरे हुए होते हैं। आवृत माने घेरना। तो कुल मिलाकर के प्रभावकारी दशाओं का वह योग जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए है, जो हमको प्रभावित करता है, हमसे प्रभावित भी होता है, वही योग, वही प्रभावकारी दशाओं का योग पर्यावरण कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ जानना नहीं है, इतना ही बहुत है आपके लिए। ठीक है, आप चीज़ों को आप और थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि पर्यावरण की संरचना को समझते हैं। पर्यावरण की संरचना क्या है भाई? देखें, पर्यावरण की संरचना,
पर्यावरण दो चीज़ों से मिलकर के बना है। पहला है आपका अजैविक संगठक और दूसरा है जैविक। अजैविक संगठक को ही भौतिक संगठक भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? भौतिक संगठक भी बोलते हैं। भौतिक माने यानी कि ऐसी चीज़ें जो निर्जीव हैं, जो एक प्रकार, जैसे भौतिक संगठक क्या होते हैं? ये तमाम प्रकार के जो भौतिकवादी चीज़ें, जैसे तमाम किताब, पेन, कापी, टेबल, कुर्सी, मेज, पंखा, कूलर, एसी, जो कुछ भी होता है, ये सब एक प्रकार से भौतिक चीज़ें, भौतिक संस्कृति की चीज़ें होती हैं। तो भौतिक पर्यावरण में ये सब आती हैं। और भौतिक चीज़ें या अजैविक, आ माने होता है नहीं, जैविक माने होता है जीव, यानी कि जिसमें जीवन ना हो। जैविक माने जीवन, आ माने नहीं, यानी नहीं जीवन, यानी ऐसी चीज़ें जिनमें जीवन नहीं है, जिनमें जीव नहीं रहता एक प्रकार से, या जो निर्जीव है वो अजैविक पदार्थ होता है और जो सजीव है वो जैविक पदार्थ होता है। ये चीज़ें आपके समझ में आई हुई होंगी। तो पर्यावरण के घटकों को दो वर्गों में बांटा गया है। पर्यावरण के घटक बोलो या पर्यावरण की संरचना बोलो। तो पहला होता है अजैविक घटक और दूसरा होता है जैविक घटक। तो अजैविक घटक जो होते हैं उन वर्गों में निर्जीव घटक आते हैं, जैसे कि वायु हो गया, जल हो गया, प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, मृदा हो गई, घनत्व हो गया। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब अजैविक घटक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, पर्यावरण की जो हमको प्रभावित करती हैं। वायु से हम प्रभावित होते हैं, जल से भी प्रभावित होते हैं, प्रकाश से भी, ताप से, मृदा से भी, इन सभी से हम क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं और इनको प्रभावित भी हम करते हैं। तो ये एक प्रकार से अजैविक घटक है, जो कि पर्यावरण का पहला घटक है। दूसरा घटक आपका कौन सा है? जैविक घटक। जैविक घटक जिसमें जीवन रहता है, जो जीव हैं, खास करके पर्यावरण के जो सजीव होते हैं एक प्रकार से वही घटक होते हैं ये, यानी सजीव घटक हैं। इनमें खास करके जो वनस्पतियां विभिन्न प्रकार की होती हैं जंगल वगैरह में, जो छोटे छोटे एक प्रकार से जो सूक्ष्म जीवधारी होते हैं या जो जीव होते हैं, तमाम प्रकार के मतलब जितने भी जीव होते हैं जंगल में रहने वाले, चाहे जहाँ पर रहने वाले, वो सारे के सारे जीव, वनस्पतियाँ और सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे अमीबा, पैरामीशियम जैसे जीव होते हैं, वो सारे के सारे जीव जो होते हैं जिसमें जीवन होता है, यानी कि एक प्रकार जिसमें जीवन है, वो सब एक प्रकार से ये जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो जैविक घटक और अजैविक घटक के दो घटक होते हैं किसके? पर्यावरण के। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अति लघु उत्तरी में प्रश्न पूछा जाता है कि जो है पर्यावरण की संरचना के बारे में बताएं, तो आप बता देंगे जैविक घटक और अजैविक घटक। ठीक है, बस ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई आपकी। आगे समझते हैं चीज़ों को और थोड़ा सा। देखिए, पर्यावरण के प्रमुख तत्व कौन कौन से, इसको भी समझ लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। परीक्षा में कैसा भी प्रश्न आपका लिखित में पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव में, कोई दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। देखिए, भौतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्व की अगर बात की जाए, भौतिक पर्यावरण मतलब कि अजैविक जो संगठक हैं उनके बारे में। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। देखिए, भौतिक पर्यावरण के निम्न मुख्य अंग हैं। पहला अंग है आपका स्थानिक संबंध, यानी कि जो सेप रिलेशनशिप होता है वो। दूसरा है भूमि के स्वरूप कैसे हैं, लैंड फॉर्म्स कैसा होता है कहीं पर। तीसरा होता है धरातलीय जल राशियाँ, यानी जो सरफेस वाटर बॉडीज़ हैं, यानी जैसे कहाँ पर महासागर, कहाँ पर जल, कहाँ पर मतलब कहाँ पर जो है तालाब, कहाँ पर झील, कहाँ पर नदियाँ कैसी बह रही हैं, जलवायु कैसी, क्लाइमेट वगैरह, ये सब हमको प्रभावित करती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियाँ हमको प्रभावित करती हैं, नेचुरल वेजिटेरियन मतलब वेजिटेरियन जो होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जंतु जगत हमको प्रभावित करते हैं, एनिमल लाइफ्स हमको प्रभावित करते हैं। तो ये सब भौतिक तत्व हैं। इसके अलावा मिट्टियाँ जो हैं वो खनिज पदार्थ हैं, शक्ति के संसाधन तमाम सारे पावर रिसोर्सेस हैं, मिनरल्स हैं, सॉइल्स हैं, एनिमल लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन, क्लाइमेट, सरफेस वाटर बॉडीज़, लैंड फॉर्म्स, ये सब एक प्रकार से ये तत्व है पर्यावरण के। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, पर्यावरण के धरातलीय जो एक प्रकार से 4 स्तरीय जो क्षेत्र है पर्यावरण में, यानी पर्यावरण कहाँ कहाँ पर होता है पर्यावरण, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। पर्यावरण बेसिकली 4 क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, संपूर्ण पर्यावरण, चाहे वह भौतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे उसकी मतलब उसकी समग्रता का प्रभावी स्वरूप आप देखेंगे, नीचे वर्णित 4 प्रधान अंग या क्षेत्रों में व्याप्त होता है। इसके बाहर कुछ नहीं होता पर्यावरण, इन्हीं चारों में समाहित होता है। निम्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय पारस्परिक अंतर क्रियाएं होती रहती हैं और यह बृहद क्षेत्र निम्न है। कौन कौन से हैं? 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला है आपका स्थल मंडल, दूसरा है आपका जल मंडल, तीसरा है आपका वायुमंडल और चौथा है आपका जैव मंडल। ठीक है, स्थल मंडल की अगर बात की जाए तो स्थल मंडल में भूतल आपका आता है, उसके स्वरूप में परिवर्तन लाने वाली आंतरिक एवं बाह्य या समतल जो है स्थापक शक्तियाँ हैं वो शामिल हैं। इनकी गतिशील क्रियाओं का पारस्परिक प्रभाव शामिल है। इन सब का मानव पर विविध प्रकार से क्या प्रभाव पड़ता है, इसके अंग उपांग ये सब शामिल हैं स्थल मंडल में। स्थल मंडल में जो भूमि का स्वरूप है, भूमि कैसी है, ऊबड़ खाबड़ पर्वत पहाड़ ये सब जो आपको मिलते हैं, ये सब आपके स्थल मंडल में शामिल है। जो स्थल चीज़ें हैं, जो स्थल पर मिलती वाली चीज़ें हैं, जैसे कहीं पर ऊँच पर पहाड़ है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, ठीक है, कहीं पर गड्ढा है, तो ये सब आपके स्थल मंडल है। ये भी एक प्रकार से हमको प्रभावित करता है, मिट्टी वगैरह हमको प्रभावित करता है, तो ये स्थल मंडल में शामिल है।
दूसरा होता है वायुमंडल। वायुमंडल आप जानते हैं यह महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है। इसके अंतर्गत सौर तापमान आता है, तापमान, वायु, आर्द्रता, वायुमंडल के ये सब घटक हैं। जैसे सौर ताप हमको सूर्य का प्रकाश प्रभावित करता है, तापमान प्रभावित करता है, वायु प्रभावित करती है, आर्द्रता प्रभावित करती है। ठीक है। पूर्णतः गतिशील और विशेष प्रभावी तत्व आते हैं। यह सभी जलवायु के माध्यम से पर्यावरण के शेष तीनों क्षेत्रों को पूर्णतः प्रभावित करते हैं। इनकी अंतःक्रियाएं परस्पर व्यापी और एक दूसरे की पूरक होती हैं। इन सबका अब तक मानव पर प्रभाव सार्वभौमिक माना जाता रहा है। कुल मिलाकर के मनुष्य पर वायुमंडल का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और वायुमंडल बेसिकली हम और आप क्या समझते हैं कि केवल वायुमंडल ही एक प्रकार से पर्यावरण होता है, लेकिन केवल वायुमंडल ही पर्यावरण तक सीमित नहीं है। वायुमंडल तक ही पर्यावरण सीमित नहीं, वायुमंडल मतलब कि पर्यावरण जो होता है वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल सभी में व्याप्त होता है। ठीक है। तीसरा जो आपका तत्व होता है जलमंडल। जलमंडल की अगर बात की जाए, जलमंडल मतलब कि जो महासागर वगैरह होते हैं वो सब, यह पर्यावरण का अप्रत्यक्ष किंतु सर्वव्यापी व गुप्त प्रभावी और विशिष्ट क्षेत्र होता है। इसमें महासागर और अन्य जल के जो संस्थान होते हैं, महासागर, नितल, जल के जमाव, महासागरीय जल की गतियाँ, ज्वार भाटा, धाराएं, ठीक है, लहरें, महासागरों के तापमान, लवणता, प्रवाल जीव जो होते हैं उनमें से प्रत्येक का प्रभाव आदि आते हैं। जल स्वयं गतिशील और अंतः प्रभावी बना रहता है। इन्हीं के माध्यम से वाष्पीकरण तथा उसके फलस्वरूप वायु में नमी आती है, संघनन होता है और वर्षा होती है। अतः इन सबका जीवों के विकास, अजैव पृथ्वी के धरातल निर्माण, उसके परिवर्तन और गतियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मतलब जलमंडल के द्वारा ही एक प्रकार से वर्षा होती है और वर्षा से हम प्रभावित होते हैं। तो वर्षा होना भी एक प्रकार से समुद्रों के द्वारा ही होता है। ठीक है। वायुमंडल में जाकर के ये चीज़ें वायुमंडल में नमी पैदा करती है। तो कहीं ना कहीं पे जलमंडल से भी हम प्रभावित होते हैं। जलीय जीव भी हम एक प्रकार से खाते पीते हैं, मतलब हम नहीं खाते हैं लेकिन बहुत सारे लोग खाते पीते जलीय जीवों के बारे में जानते हैं। चौथा तत्व होता है आपका जैवमंडल। यह पर्यावरण का महत्वपूर्ण परिणामी क्षेत्र होता है, क्योंकि उपयुक्त तीनों क्षेत्र यानी कि जैसे जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल ये तीनों एक प्रकार से जैवमंडल के ही भाग हैं। ठीक है। अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, मतलब कि तीनों क्षेत्रों का जिस प्रकार का अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जीवों का विकास भी उष्ण मतलब कि अर्ध उष्ण, शीतोष्ण और शीत जलवायु, यानी उष्ण माने गर्म, अर्ध उष्ण माने कुछ कुछ गर्म, शीतोष्ण माने ठंडा और शीत जलवायु मतलब होता है बहुत ठंडा। तो इस तरीके से ये अलग चार प्रकार के जो एक प्रकार से उच्चावचन या तमाम प्रकार के, जैसे ये आप देखेंगे ये पृथ्वी है, यहाँ पर एक प्रकार से आप देखेंगे उष्ण कटिबंध का इलाका, ये इतना उष्ण कटिबंध होता है। इसके ऊपर जो है अर्ध उष्ण होता है, इसके नीचे अर्ध उष्ण यहाँ पर होता है। इसके बाद में फिर शीतोष्ण होता है, यहाँ पर शीतोष्ण होता है। और सबसे ऊपर यहाँ पर जो ध्रुव होते हैं पृथ्वी के, वहाँ पर एक प्रकार से शीत कटिबंध होता है। तो इस तरीके से कटिबंध पृथ्वी पर बटे हुए हैं। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये सब जलवायु विविध भूतल और जल उपलब्धता के अनुसार अवस्थान यानी हैबिटेट्स निर्धारित होगा। उसी के अनुसार जैव प्रकार या बायोमी यानी बायोम विकसित होगा। मानव भी ऐसे प्रभाव एवं उनकी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं से पूर्णतः प्रभावित होता है। संपूर्ण वनस्पति व जंतु जगत एवं मानव इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अतः यह अध्ययन का भी प्रमुख क्षेत्र होता है। ठीक है। जैवमंडल, तो कुल मिलाकर के जैवमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल ये सब एक प्रकार से क्या हैं, ये पर्यावरण के एक भाग हैं या पर्यावरण इन सभी के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है। आइए कुछ प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो ये पहला चैप्टर आपका पर्यावरण किसे कहते हैं समझ में आ गया। अब जो सेकंड चैप्टर होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर आपका है भैया पारिस्थितिकी के बारे में। ठीक है। पारिस्थितिकी के बारे में चर्चा करेंगे, फिर पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानेंगे। पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी और पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब होता है इकोसिस्टम। पूरा विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा, एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला है नहीं। ठीक है। तो चिंता आपको नहीं करना है, बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पर्यावरण जीव के पारिस्थितिक कारकों का योग है। निम्न में से किस विद्वान ने कहा, इसको बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताइएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला है पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है, यह निम्न में से किसने कहा। ए फिटिंग, डी एच डेविस, पी ट्रिम सोरोकिन या ई सी सैंपल। बताएं। ए कुमारी एलन चर्चिल सैंपल या अमेरिकी भूगोलवेत्ता है, किसने कहा था, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल ए फिटिंग महोदय ने कहा था, मैंने परिभाषा भी आपको बताई। ए फिटिंग याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है। भौतिक पर्यावरण में क्या आएगा, देखिए भूमि के रूप आएंगे, खनिज पदार्थ आपके आएंगे, मिट्टियाँ आएंगी या बस्तियाँ आएंगी, कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। भौतिक पर्यावरण के तत्व में कौन शामिल नहीं है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखें भूमि का स्वरूप कैसा है, खनिज पदार्थ कैसे, मतलब खनिज पदार्थ और मिट्टियाँ, ये सब एक प्रकार से भौतिक पर्यावरण या अजैविक पर्यावरण के अंग होते हैं। यानी मानव बस्तियाँ जो होती हैं ये नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
तीसरा क्वेश्चन ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था, दूसरा वाला। तीसरा प्रश्न है, मैदानों में रहने वाले मानव किस व्यवसाय में सर्वाधिक संलग्न होते हैं? तो मैदान में जो व्यक्ति रहते हैं वो एक प्रकार से कौन सी चीज़ें करते हैं? देखिए, मैदान में जो व्यक्ति रहेंगे वो कृषि करेंगे सबसे ज़्यादा, जो जलीय इलाकों में, तटीय इलाकों में रहेंगे वो मत्स्य पालन करेंगे, जो एक प्रकार से और भी चीज़ों पर रहेंगे यानी ऊबड़ खाबड़ जो वहाँ पर पशुपालन करेंगे पर्वतों वगैरह के आसपास, और जो एक प्रकार से मार्केट में रहेंगे वो व्यापार करेंगे। यानी कि मैदानों में रहने वाले मानव की जो होते हैं वो कृषि में सर्वाधिक संलग्न है। चौथा क्वेश्चन से, पठारी भागों के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो पठारी भाग क्या करते हैं भैया? पठारी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो एक प्रकार से क्या करते हैं? खनन करते हैं। क्योंकि पठारों पर क्या पाया जाता है? खनन, यानी कि एक प्रकार से तमाम प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। उन्हीं खनिज पदार्थों का एक प्रकार से दोहन किया जाता है। कहाँ पर? तो पठारी भागों में। पांचवा क्वेश्चन से आपका, सागर तटीय निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? बताएं। सागर तटीय निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या है भैया? सागर तटीय जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे तो हम मत्स्य पालन, यानी सागर के तट पर जो पाएंगे वो मछली पालेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। इस तरीके से यहाँ पर आपका जो है उत्तर भी दिया हुआ है। तो देखिए, तो इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को समझा। सिलेबस मतलब अगर आपको लेना है कोर्स तो कोर्स ले लीजिएगा, इसका पीडीएफ भी आपको वही कोर्स में मिल जाएगा हिंदी के। इसके अलावा साथ ही साथ अगर आप सोशियोलॉजी आपका सब्जेक्ट है तो सोशियोलॉजी का भी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा चुका हूँ, बीए थर्ड सेमेस्टर का, ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी जो सब्जेक्ट आपके हैं उसके लगातार क्लासेस हो ही रही हैं, तो मैं जल्द ही आपके समक्ष और भी किसी सब्जेक्ट की क्लास या इसकी जो सेकंड क्लास है आपकी उसको लेकर के मिलूंगा, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे पारिस्थितिकी के बारे में, यानी इकोलॉजी के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपने प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।